18 नवंबर 2023 को योगी गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग ऑर्डर पास किया। यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई। पूरे यूपी के सुपरमार्केट में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज की रेड पड़ गई और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सीज किया जाने लगा। सिर्फ योगी ही नहीं, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो रिसेंट ईयर्स में हलाल पर बैन लगा रहे हैं, बावजूद इसके कि हलाल इस्लाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर ये देश हलाल पर बैन क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज हलाल। अगर आपको इसका डिटेल्ड आंसर पता है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। हलाल का लिटरल मीनिंग है परमिसिबल। इस्लाम में जो भी खाना अलाउड है उसे हलाल माना जाता है और जो चीजें मना है उसे हराम मानते हैं। इसमें शराब और पोर्क का कंजम्पशन पूरी तरह से हराम है। इसके अलावा बाकी जानवरों के मीट भी तभी हलाल माने जाएंगे जब वो इस्लाम में मेंशन प्रोसेस से ही स्लॉटर होंगे। जैसे कि जानवर को स्लॉटर करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। अगर बुचर किसी और रिलीजन का होगा तो हलाल नहीं माना जाएगा और मुस्लिम्स उस मीट को कंज्यूम नहीं करेंगे। स्लिट करने का प्रोसेस वही होना चाहिए जो इस्लाम में मेंशन्ड है। एनिमल का सर काबा की तरफ होना चाहिए और बुचर को कुरान के कुछ वर्सेस बोलने होंगे। पर हलाल की ये सारी गाइडलाइंस मीट प्रोसेसिंग के दौरान फॉलो की गई है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? 1973 तक इसको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं था, पर 1974 में मीट प्रोडक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लाया गया। फिर 1993 में इसे नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी ला दिया गया और आज हलाल सर्टिफिकेशन नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स पे भी अवेलेबल है। आज आपको मार्केट में हलाल ऑयल, हलाल मेडिसिन, हलाल स्नैक्स, हलाल आइसक्रीम, हलाल सॉल्ट्स के साथ ही हलाल हॉस्पिटल, हलाल अपार्टमेंट्स, हलाल स्टॉक्स तक मिल जाएंगे। मेकअप करना इस्लाम में हराम मानते हैं, पर फिर भी हलाल कॉस्मेटिक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मंदिर के प्रसाद भी हलाल हो रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भारत में हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाली दो प्रमुख बॉडीज़ हैं, हलाल इंडिया और जमीयत उलमाए हिंद। इसमें ये बॉडी जमीयत उलमाए हिंद इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये ऑर्गेनाइजेशंस इतने सारे प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन किस क्राइटेरिया पे देती हैं, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कई चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि मीट के केस में बुचर को मुस्लिम होना चाहिए, तो क्या ऑयल प्रेसर को भी मुस्लिम होना चाहिए तेल को हलाल करने के लिए? या हलाल अपार्टमेंट के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मुस्लिम ही होंगे? बेबी डायपर जो उस वक्त इजाद ही नहीं हुआ था, उसे हलाल या हराम में कैसे कैटेगराइज किया जाता है? इन्हीं वजहों से योगी गवर्नमेंट ने यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया था। यूपी गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है कि ये फैसले मुस्लिम कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए ही हैं, क्योंकि इन अननेसेसरी हलाल टैक्स से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनके रिलीजियस बिलीफ्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है। इमेजिन करिए कि मार्केट में 3-4 प्रकार के आटे के ब्रांड हैं, तो आप उनमें से उसे चुनोगे जिससे आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, या फिर जो सस्ता हो या न्यूट्रिशनल कंटेंट के बेसिस पे। पर तभी इनमें से एक ब्रांड अपने ऊपर हलाल बैज ले लेती है। फिर कोई मुस्लिम कस्टमर आएगा तो वो इस हलाल सर्टिफाइड आटा को ही प्रेफर करेगा, इवन दो वो बाकी ब्रांड से इन्फीरियर ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से बाकी ब्रांड्स को भी कम्पीट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। इससे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, जिससे मार्केट में अननेसेसरी इन्फ्लेशन आएगा। आपकी जेब से निकला ये एक्स्ट्रा पैसा इन प्रोडक्ट्स के हलाल सर्टिफिकेट्स की फीस देने में जाता है। यह है जमीयत उलमाए हिंद का फीस स्ट्रक्चर। इसमें नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सबकी अलग अलग फ़ी है। मान लीजिए कोई कंपनी है अल्फ़ा, और अल्फ़ा कंपनी के 10 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उसे हलाल का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले उसे 1 साल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दैट इज़ 25,000। फिर पर प्रोडक्ट 500 रुपये, यानी 10 प्रोडक्ट्स के 5,000 रुपये, यानी कि 1 साल में टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,000 रुपये। इसके बाद नंबर आता है हलाल लोगो प्रिंटिंग का, जो कि है 20,000 रुपये पर ईयर। फिर आता है हलाल ऑडिट एक्सपेंस, जिसमें एक ऑडिटिंग टीम विजिट करती है और इसकी पर ऑडिटर की फ़ी लगती है। तो अगर अल्फ़ा के लिए 3 ऑडिटर असाइन होते हैं तो टोटल चार्जेस होंगे 8,000 प्लस इन तीनों का आने जाने का पूरा ट्रैवल एक्सपेंस, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, जिसको मान लेते हैं करीब 12 से 15,000। तो टोटल चार्जेस हो गए 70,000 रुपये सिर्फ 1 साल के लिए एक कंपनी के, जिसके 10 प्रोडक्ट्स होंगे। अब सोचिए ITC, HUL, रिलायंस जैसे न जाने कितने कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जिनके 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो सोचिए ये कितना पैसा हलाल सर्टिफिकेशन के लिए देते होंगे। अब कस्टमर्स अगर मुस्लिम्स हों तो फिर भी सोचा जा सकता है कि ये उनके पर्सनल बिलीफ हैं, पर कस्टमर्स तो सभी रिलीजन के होते हैं, तो फिर उन्हें क्यों ये हलाल प्रोडक्ट्स लेने पे फोर्स किया जा रहा है? और वो क्यों हलाल सर्टिफिकेट चार्जेस को बेयर करें? इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ना। गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो उठाए, पर हलाल रोकने के लिए नहीं, उल्टा इसे प्रमोट करने के लिए। दिस इज़ अपीडा। अगर आपको फूड और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है तो अपीडा का सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। अपीडा ही फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स की गाइडलाइन सेट करती है।
2012 में अपीडा ने गाइडलाइन निकाली कि भारत से कोई भी मीट या मीट प्रोडक्ट तब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा जब तक वो हलाल सर्टिफाइड ना हो। मिडिल ईस्ट और कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जो सिर्फ हलाल सर्टिफाइड मीट ही इंपोर्ट करते हैं, पर रशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, यूरोप, ब्राज़ील, यूएस जैसे देश इंडियन मीट के बड़े इंपोर्टर्स हैं, उन्हें हलाल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अपीडा ने इंडियन मीट पे हलाल कंपलसरी कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि नॉन मुस्लिम बुचर्स तेजी से अपना रोजगार खोने लगे। हरिंदर सिक्का, जिनकी बुक कॉलिंग सहमत पर राजी फिल्म बनी थी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपीडा के इस मूव के बाद करीब 38,000 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा था टू सेव देयर लाइवलीहुड। कई सालों तक प्रोटेस्ट होने के बाद फाइनली 2021 में ये कंपल्शन हटाया गया और अब मीट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हलाल सर्टिफाइड होना कंपल्सरी नहीं है। पर यह हलाल का इशू सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित नहीं था। दिस इज एसेट जेनेसिस, केरला के कोची में एक हाउसिंग सोसाइटी। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट हलाल सर्टिफाइड हाउसिंग। यहाँ पर हर अपार्टमेंट में वेस्ट फेसिंग प्रेयर रूम है, क्लॉक्स अजान टाइमिंग से सिंक हैं और सेपरेट स्विमिंग पूल्स फॉर मेन एंड वीमेन। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस अपार्टमेंट को मुस्लिम्स प्रेफर करेंगे और नॉन मुस्लिम्स अवॉइड करेंगे। एंड दिस माय फ्रेंड इज एन एग्जांपल ऑफ रिलीजियस सेग्रीगेशन। द आइडिया ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, पर यहाँ पर ये अपार्टमेंट आइडिया ऑफ इंडिया के ऑपोजिट है। रिलीजियस सेग्रीगेशन वॉज द रीजन वी लॉस्ट पाकिस्तान। हाउसिंग सोसाइटी के साथ हलाल पूरे कंस्ट्रक्शन में भी एंटर कर चुका है। It actually extends to steel, cement. पर इस पर भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज अलार्म नहीं हो रही हैं, ना ही सिटीजन्स बैकलैश कर रहे हैं। पर जब दूसरी कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा ट्राई करती है तो क्या उसके पास भी इतना ही फ्रीडम रहता है? जोमेटो ने 2024 में प्योर वेज फ्लीट निकाली थी जो कि ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई होती थी। इस मोड में आप प्योर वेज रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते थे और डिलीवरी बॉय के बॉक्स में भी सिर्फ प्योर वेज फूड फ्रॉम प्योर वेज रेस्टोरेंट ही होंगे। पर इस पे नेटिजन्स का बैकलैश आया, सेइंग दैट दिस इज कास्टिस्ट एंड सेग्रीगेटिव। सुधा मूर्ति ने भी लास्ट ईयर जब स्टेटमेंट दिया कि वो अपना यूटेंसिल्स खुद कैरी करती हैं बिकॉज शी इज अ वेजिटेरियन, तो उन पर भी कास्टिस्ट और ब्राह्मणिकल होने के आरोप लगे। ये तो बस सिटीजन्स का बैकलैश था। अचंभा तब हुआ जब तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में एक बेकरी स्टोर ओनर प्रशांत जैन को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे अपने शॉप का ऐड चलाया था जिसमें उसने ये कैप्शन दिया था, मेड बाय जैन्स ऑन ऑर्डर्स, नो मुस्लिम स्टाफ्स। तमिलनाडु पुलिस का कहना था कि दिस वॉज एन इंसल्ट टू मुस्लिम्स। यही चीज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाती है जब मुस्लिम्स कहे कि वो सिर्फ मुसलमान द्वारा काटा गया मांस ही खाएंगे, पर जैन या हिंदू ये डिमांड करते हैं तो उन पर आईपीसी की धारा 153, 153A, 505, 295A लगा दिया जाता है। और जैन तो माइनॉरिटी भी हैं, बल्कि मुस्लिम से भी ज़्यादा माइनॉरिटी हैं। फिर इनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दुनिया भर के माइनॉरिटी राइट्स कहाँ चले गए? अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मिस्टर प्रशांत को कोर्ट में जाना चाहिए इस इनजस्टिस के लिए, तो आप गलत हैं। दक्षिण भारत के ही इस केस को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है। उसने नोटिस दिया कि मंदिर के अंदर दुकान खोलने की परमिशन सिर्फ हिंदुओं को ही मिलेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और ये ऑर्डर दिया कि आप अपने मंदिरों में नॉन हिंदूज को दुकान खोलने से नहीं रोक सकते। कोस्टल कर्नाटका के भी कुछ मंदिरों में ऐसा ही हुआ तो बीजेपी के MLA और MLCs ने इसका अपोज किया। ये तो फिर भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज थी। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू मंदिर खुद हलाल अपोज करने की बजाय खुद इसे एम्ब्रेस करने लगे हैं तो कैसा लगेगा? केरला के सबरीमाला मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए जो गुड़ यूज़ होता है वो भी हलाल सर्टिफाइड है। इन सब कारणों से अनुमान है कि 2025 तक वर्ल्ड वाइड हलाल इकोनॉमी $7.7 ट्रिलियन की हो जाएगी और भारत में ऑलरेडी $100 बिलियन की हो चुकी है। बट यू नो व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग? राइटर एंड एक्टिविस्ट सूलीवेले चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हलाल इशूइंग बॉडीज़ के अकाउंट्स भी ऑडिट नहीं होते हैं। यानी कि ये संस्थाएं अपना पैसा कहाँ, कैसे और किन चीज़ों में लगाती हैं ये सरकार भी नहीं जान पाती। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी के ऊपर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको अपोजिशन तो मिलेगा ही, उन लोगों से जिन्हें इससे फ़ायदा हो रहा है। प्रवीण नेतारू नाम के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को कर्नाटका में 2 PFI मेंबर्स ने मार दिया। पहले न्यूज़ आई कि प्रवीण नेतारू ने नुपुर शर्मा के ट्वीट को रिट्वीट किया था, पर बाद में NIA की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रवीण ने हलाल के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रखी थी, इसलिए उसे मारा गया। ये अटैक बहुत छोटा लगेगा जब आप ये जानोगे कि हलाल सर्टिफाई करने वाली संस्था अपने पैसे किन कार्यों में लगाती हैं। 2008 अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के 38 आरोपियों को 8 फरवरी 2022 को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई।
इसके कुछ ही घंटों बाद जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट आता है कि वो इन 38 लोगों को बचाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जमीयत उलमाए हिंद हलाल सर्टिफिकेट देने वाली एक प्रमुख संस्थान है। इसी तरह 2010 पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाला इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्ज़ा हिमायत बेग को भी जमीयत ने फ्री लीगल एड दिया था। 2007 के बाद से जमीयत उलमाए हिंद ने 700 टेरर अक्यूज्ड के लिए केस लड़ा है और इनमें से करीब 192 को बचाने में कामयाब भी हो गए। इनमें से अधिकांश बरी किए हुए मामले इसलिए नहीं है क्योंकि वो निर्दोष पाए गए, बल्कि वे तकनीकी कारणों से साक्ष्यों की कमी या पुलिस द्वारा की गई खराब जांच के कारण छोड़े गए थे। जमीयत ने आतंकवाद के किन आरोपियों को पास्ट में डिफेंड किया है, इसकी पूरी लिस्ट उन्होंने अपने वेबसाइट पे दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। रिसेंटली जमीयत ने कमलेश तिवारी के मर्डर के आरोपियों का केस भी लड़ने का फैसला लिया है और बताया है कि वो इन आरोपियों के लीगल का पूरा खर्चा उठाएंगे। इसके अलावा जमीयत ने केरला स्टोरी पे बैन लगाने के लिए भी लीगल लड़ाई लड़ी थी और करेंटली वो ज्ञानवापी केस में भी एक्टिव है। हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज और आतंकवाद का ऐसा ही लिंक कई देशों में देखा गया है और यह हलाल इकोसिस्टम यहीं रुकने वाला नहीं है। हलाल इकोसिस्टम के लोग इसका साइज लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले हुए हलाल समिट में एंड टू एंड हलाल मॉडल पे काम करने की अपील की गई थी, जिसमें उन्होंने पूरे सप्लाई चेन में मुस्लिम्स को रखे जाने और शरिया कंप्लाइंट होने की बात कही। ये सारे इंसिडेंट सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि जल्द ही सब कुछ हलाल हो जाएगा, पर रिसेंट ईयर्स में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है एंड पीपल हैव स्टार्टेड फाइटिंग बैक अगेंस्ट दिस डेंजरस पैरेलल इकोनॉमी। याद है वो एपिडा केस जिसमें मीट एक्सपोर्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन कंपल्सरी कर दिया गया था? ये रूल उन्होंने वापस ऐसे ही नहीं लिया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ मेजर प्रोटेस्ट्स बाय हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियन बॉडीज। केरला में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस ओनर्स ने नॉन हलाल टैक्स के साथ मीट बेचना स्टार्ट किया है। उत्तर भारत में भी झटका ओनली रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुलने लगे हैं और इन इनिशिएटिव्स के बारे में कार्ल रॉक्स जैसे यूट्यूबर्स भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। रिसेंटली वंदे भारत में भी एक पैसेंजर ने सावन के महीने में हलाल सर्टिफाइड फूड सर्व किए जाने पर विरोध किया था, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अमूल के साथ भी हुआ था। 2021 में हरिंदर सिक्का जी ने जब तत्कालीन डेयरी मिनिस्टर गिरिराज सिंह से अमूल के प्रोडक्ट्स के हलाल सर्टिफाइड होने की बात कही तो उन्होंने तुरंत अमूल एमडी को कॉल किया। तब अमूल के एमडी ने उन्हें बताया कि वो मजबूर हैं क्योंकि मलेशिया उनसे बटर नहीं खरीदता जब तक वो हलाल सर्टिफाइड ना हो। तो गिरिराज सिंह जी ने अपने एडवाइजर से कंसल्ट किया और मलेशिया के मिनिस्टर से कहा कि अगर वो ऐसे डिमांड्स रखेंगे तो इंडिया विल नॉट बाय पाम ऑयल फ्रॉम देम, भले ही इंडिया को दूसरे देशों से महंगे रेट्स पे क्यों ना खरीदना पड़े। अगले सिर्फ 24 घंटे में ही मलेशिया ने नॉन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। श्रीलंका ने भी हलाल इकोनॉमी पे कड़ा प्रहार करते हुए इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया जब वहाँ के बुद्धिस्ट हलाल का विरोध करने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका और कई यूरोपियन कंट्रीज की तरह भारत में भी हलाल को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। मुसलमानों को ये जानने का पूरा हक है कि उनका मीट हलाल है या नहीं, क्योंकि ये उनके रिलीजन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हमने देखा कि कुछ संस्थाएं कैसे हलाल के आड़ में टेररिस्ट को बचाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे अन्य गलत काम कर रहे हैं। ऐसे पैसों के मिसयूज को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया का मॉडल फॉलो किया जा सकता है, जहां पर गवर्नमेंट ही हलाल सर्टिफिकेशन देती है। पर हम सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। यहाँ पे आता है हमारा और आपका रोल। हमें अपने देश के लिए लड़ने के लिए किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश से प्यार होना चाहिए। हमें वोकल होना होगा अपने अधिकार के लिए। इसके लिए हमें बस एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। जिस तरह क्रिएटर फूड फार्मर ने मुहिम चलाई थी लेबल पढ़ेगा इंडिया, जिसमें उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स चेक करने के लिए अपील की थी, हमें बस इसी को आगे ले जाना है। आप सभी आइटम्स, चाहे वो एडिबल हो या ना हो, सभी पे देखिए कि वो हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है, क्योंकि अगर हम अब भी सोते रहें तो 1921 का वो काला इतिहास दोहरा दिया जाएगा जब मोपला के लोगों ने अपने ही सर्वनाश के लिए जिहादियों को पैसे दिए थे, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, इसे ज़रूर चेक करें।